और इट्स लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप के टाउन्स वगैरह के को जो है स्टडी किया था, इसमें कि और फिर हम लोगों ने जो है खास करके हम्पी के केस स्टडी के साथ जो है हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है टेम्पल्स वगैरह के प्रेजेंस के अलावा जो है ट्रेड रूट वगैरह से प्रॉक्सिमिटी जो है वो भी जो है इन टाउन्स के इमरजेंस में और इनके राइज में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट अनदर केस स्टडी हियर वेयर वी विल बी लुकिंग एट मछलीपत्तनम एंड देन सूरत. तो मछलीपत्तनम या फिर मछलीपत्तनम, ठीक है, सॉरी मछलीपत्तनम या फिर मछलीपत्तनम, ये जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मछलीपत्तनम. और सिटी को इसका नाम जो है वो मिला है इसके गेटवे से, विच इज़ डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ फिश. जो गेट जो है वो मछली की आंखों से डेकोरेटेड है, मतलब उस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है. और फिश का मतलब क्या हो गया, मछली. नाउ इट स्टैंड्स ऑन द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा. ये जो है रिवर कृष्णा के बिल्कुल मुहाने पर है ये. एंड दिस सिटी वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी बाय अरब ट्रेडर्स एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट मीडिएवल पोर्ट. इस सिटी की स्थापना जो है 14th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स के द्वारा की गई थी और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट मीडिएवल पोर्ट था. नाउ एज अर्ली एज द पीरियड ऑफ द सातवाहनास इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी. मतलब सातवाहनाज के टाइम आते आते ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी बन चुका था. द सिटी वॉज कैप्चर्ड बाय नरसिम्हा ऑफ द विजयनगर एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग द गजपतिस ऑफ ओडिशा. ओडिशा के गजपति को हराने के बाद जो है विजयनगर एम्पायर के नरसिम्हा जो थे उन्होंने इस शहर पर कब्जा किया. द प्लेस रोज इन टू प्रोमिनेंस इन द 17th सेंचुरी बिकॉज द यूरोपियंस वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ये जगह जो है ज़्यादा प्रमुख हो गया 17th सेंचुरी में, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड करना चाहते थे. और इन 1605 द डच ओपन्ड नेगोशिएशंस विद गोलकोंडा एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट मछलीपत्तनम. 1605 में डच जो थे उन्होंने गोलकोंडा के साथ जो है अपना नेगोशिएशन शुरू किया और फिर उन्होंने मछलीपत्तनम में जो है अपना फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर लिया. बहुत जल्दी जो है अंग्रेज जो थे उन्होंने भी अपना सेंटर मछलीपत्तनम में स्थापित कर लिया. 1686 में डच जो थे उन्होंने इस टाउन पर कब्जा कर लिया, बट बिकॉज ऑफ द फरमान ऑफ द मुगल एम्पायर, लेकिन मुगल एम्पायर के फरमान की वजह से अंग्रेज जो थे उनको जो है अपनी फैक्ट्रीज खोलने का, रीओपन करने का मौका मिला. बाद में जो है मछलीपत्तनम पर फ्रेंच ने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर जल्दी ही जो है ये ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया. 18th सेंचुरी के कोर्स में जब कंपनी ट्रेडर्स जो थे वो बॉम्बे या मुंबई बॉम्बे कैलकाटा और मद्रास शिफ्ट कर गए, तो मछलीपत्तनम जो है इसकी ओल्ड ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव लाइक सूरत. नाउ सो लाइक इन द केस ऑफ मछलीपत्तनम इट कैन बी कॉल्ड अ पोर्ट सिटी. ओके, नाउ सूरत का एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो सूरत जो है वो भी पोर्ट सिटी का एग्जांपल है, लोकेटेड इन गुजरात. और 13th सेंचुरी में सूरत जो है बस एक कह सकते हो कि मतलब टोला मोहल्ला टाइप का था, लेकिन ग्रेजुअली जो है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन के तौर पर जो है इसका इमरजेंस होता है, क्योंकि ये जो है वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड का जो है गेटवे था विया द गल्फ ऑफ ऑर्मज. अब ये सिटी जो है वो अपने कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर के लिए जो है फेमस था, साथ साथ जो इसके जरी बॉर्डर जो कॉटन टेक्सटाइल्स होते थे जिनका कि वेस्ट एशिया में काफ़ी अच्छा मार्केट था, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, तो उनके लिए भी फेमस था. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड गेट ऑफ मक्का. इसे जो है मक्का का रास्ता भी कहा, मक्का का भी दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे शिप्स जो थे वो यहीं से पिलग्रिमेज के लिए निकलते थे. सूरत हैड सेवरल मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, रेस्ट हाउसेज एंड पार्क्स फॉर द पीपल. सूरत में जो है बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर जो है बिल्डिंग, रेस्ट हाउस और पार्क वगैरह भी थे. अब 13th सेंचुरी की शुरुआत में कुतुबुद्दीन जो है उसने किंग ऑफ अनहिलवाड़ा को हराने के बाद जो है वो साउथ में सूरत तक पहुंच गया. और फिर 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने इस जगह को लूटा भी. 1737 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है यहाँ पर एक किला बनाया. इस मॉडर्न सिटी की स्थापना जो है वो फाउंडेड बाय गोपाल और समवन हु वाज अ रिच हिंदू मर्चेंट. और 1573 में जो है अकबर ने इस शहर पर कब्जा किया और ये जो है मुगलों के अंदर फिर नेक्स्ट 160 ईयर्स तक रहा. कुछ समय के बाद पोर्तुगीज और ब्रिटिश जो थे उन्होंने आपस में झगड़ा किया इस सिटी के ऊपर कब्जा करने के लिए. और 1612 में अंग्रेज़ों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर बनाई. सर टॉमस रो जो थे उनको जहांगीर से जो है इस जगह के लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिले. और इन द मेन वर्ल्ड डच जो थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ पर बनाई. औरंगजेब के रूल के दरमियान ये जो है 2 बार लूटा गया मराठाज के द्वारा शिवाजी के अंदर. और चूँकि मराठा रेड्स की वजह से
जो है सूरत से जो है व्यापार थोड़ा घट गया और रेवेन्यू जो है मुग़लों को जो यहाँ से होता था वो भी थोड़ा घट गया। 1773 में तेग बख्त खान जो कि गवर्नर था सिटी का, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ब्रिटिश और डच जो थे वो बेसिकली जो है झंझट करते रहे। ओके, दे केप्ट कंटिन्यू फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स, जो वहाँ पर कह सकते हो कि टेंस टाइम था, कॉन्फ्लिक्ट का टाइम था, उसमें जो है ये दोनों जो है अपने अपने जुगाड़ में लगे रहे। और फाइनली द लास्ट नवाब डाइड एंड द गवर्नमेंट वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, और सरकार जो है वो फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। 1800 में जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। सो वेल दैट वाज द केस। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से जो है सूरत या मछलीपट्टनम जो है ये भी जो है ट्रेड्स या पोर्ट सिटीज़ के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। Now let us look at another phenomena associated with the rise of urban centers, and that was the growth of trading class. अब देखो बाकी ट्रेडर्स जो होते ही थे, लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर्स हुआ करते थे। आई मीन ट्रेडर्स के डिफरेंट काइंड्स हुआ करते थे। जैसे कि कुछ जो थे वो नोमैड ट्रेडर्स थे या बंजाराज, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते थे। ये ट्रेडर्स जो थे जनरली ग्रुप्स में मूव करते थे, क्योंकि उनको जो है जंगलों से होके रफ टेरेन से होकर निकलना पड़ता था और वहाँ पर जो है लूटपाट का जो है खतरा वो फेस करते थे। नाउ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड गिल्ड्स और एसोसिएशंस। अपने हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है गिल्ड या एसोसिएशन फॉर्म किया। नाउ देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया, बट द मोस्ट फेमस वंस वर द मनीग्रामम एंड द नानादेसी। मतलब बहुत सारे गिल्ड्स थे साउथ इंडिया में, लेकिन सबसे फेमस जो थे उनमें था मनीग्रामम और फिर नानादेसी। उन्होंने जो है साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, इन सब के साथ उनका जो है व्यापार चलता था इस पीरियड में। गुजराती ट्रेडर्स जो थे, साथ ही साथ जो है हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा जो थे, वो जो है ईस्ट अफ्रीका, पर्शियन गल्फ, इसके अलावा जो है रेड सी, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, इन सब के साथ जो है उनका ट्रेड चलता रहता था। और वो जो है दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड इन रिटर्न ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। वो जो है इन पोर्ट्स के थ्रू जो है टेक्सटाइल्स, कपड़े और मसाले वगैरह बेचते थे, और बदले में जो है सोना और हाथी के दांत लाते थे अफ्रीका से। दे ऑल्सो बॉट स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ whatever, pottery and silver from South East Asia and China। तो भाई वो कुछ मसाले और बाकी सामान जो है चाइना से भी, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से भी मंगवाते थे। Now the merchants who dealt in spices and clothes earned great profits because of the huge demand of these products in the European market। अब जो भी व्यापारी जो थे वो मसाले या कपड़े वगैरह में जो डील करते थे, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट होता था, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की यूरोपियन मार्केट में जो है बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड थी। अब स्पाइसेस और टेक्सटाइल वगैरह का जो सर्च है और जो यूरोपियन मार्केट में इन चीज़ों का जो है बढ़ता हुआ जो डिमांड था, उसकी वजह से जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच और डच, ओके, तो इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने अपने कॉमर्शियल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने अपनी जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है रन करने के लिए उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की। अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स का जो सुपीरियर नेवल पावर था, उसने उन्हें जो है इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर एडवांटेज दिया। ओके, द सुपीरियर नेवल पावर ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स गेव देम एन एडवांटेज ओवर द इंडियन ट्रेडर्स हु इवेंचुअली बिकेम देयर एजेंट्स। यूरोपियन ट्रेडर्स का जो सुपीरियर कह सकते हो नौसेना का पावर था, नेवल पावर था, उसकी वजह से उन्हें जो है इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर एडवांटेज मिल गया, और इवेंचुअली ये इंडियन ट्रेडर जो थे वो उनके एजेंट बन गए। नाउ अमंगस्ट ऑल दीज पावर्स द ब्रिटिश इमर्ज्ड द विक्टोरियस and managed to establish commercial and political control over India। तो जो भी पावर मान लो इस पीरियड में जितने भी पावर्स आए, चाहे डच हो या फ्रेंच हो या कोई भी, इनमें ब्रिटिश जो थे वो इवेंचुअली विजेता बने और उन्होंने जो है अपना कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के ऊपर स्थापित कर लिया। जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टेक्सटाइल लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़। कपड़े का जो बढ़ता हुआ डिमांड था, उसने बाकी जो इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ थी उनमें भी बढ़ावा किया, लाइक बुनकरी का काम, स्पिनिंग का काम, डाइंग का काम वगैरह, विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग दिंग अप। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस धंधे, इस प्रोफेशन को जो है, ऑक्यूपेशन को ज्वाइन भी करने लगे। बट द लोकल क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस एज दे ओनली रेप्लिकेटेड द डिज़ाइंस सप्लाइड टू देम बाय द कंपनीज एजेंट्स। लेकिन लोकल क्राफ्ट्समैन जो थे उनकी आज़ादी चली गई, उनकी फ्रीडम चली गई, क्योंकि वो फिर सिर्फ उसी डिज़ाइन की कॉपी कर सकते थे जो कि कंपनी के एजेंट उन्हें देते थे। मतलब कि उन्हें अपनी कलाकारी को दिखाने का मौका जो है वो अब नहीं था। ओवर टाइम दे लॉस्ट देयर क्राफ्ट्स ऑल टुगेदर टू द मशीन मेड क्लोथ्स
which flooded the Indian markets in the late 18th and 19th centuries. बाद में जो है इनके वो जो है अपना पूरा का पूरा धंधा ही गवा बैठे, क्योंकि मशीन से बने हुए कपड़े जो थे वो धीरे धीरे 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में जो है इंडियन मार्केट में भरने लगे थे। अब जो टाउन जैसे कि मुंबई, मद्रास, कैलकाटा, जो कि अभी जो है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता कहते हैं, तो ये जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के नए सेंटर्स बन गए। दे बिकेम द न्यू सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी इन द 18th सेंचुरी। The changes that were brought about during this period would be explained later. अब इस पीरियड में जो चेंजेस होते हैं, that we will learn actually in the later class actually. Class 8 में हम लोग पढ़ेंगे इसको। Now we can quickly look at this global connection of this period as well. कि 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स स्पेशली पोर्तुगल और स्पेन वाले जो थे, उन्होंने कह सकते हो कि अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशंस के सी रूट्स में, और पहला जो ग्रेट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था अननोन रीजन्स को एक्सप्लोर करने का, वो जो है प्रिंस हेनरी, जो कि नेविगेटर ऑफ पोर्तुगल था, उसके थ्रू आया। और उसके और जो मैरिनर्स उसके आसपास जमा हुए थे। वास्को डी गामा हुआ जो पुर्तगीज सेलर, वो जो है पहला ऐसा पर्सन था जो कि अटलांटिक को क्रॉस करके जो है अफ्रीकन कोस्ट के पास पहुंचा। फिर जो है ट्रेड विंड्स वगैरह के हेल्प से जो है वो इंडिया पहुंचा, कैलिकट 1498, और फिर जो है वो लिस्बन लौट गया स्पाइसेस वगैरह के वैल्यूएबल कार्गो के साथ। लेकिन इस वेंचर में जो है उसके 4 में से 2 शिप जो थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, उसने अपनी जर्नी जो है वो 170 लोगों के साथ शुरू की थी, बट सिर्फ 54 जो है सर्वाइव कर पाए। और लेकिन वास्को डी गामा ने जो है सर्टेनली क्या किया, यूरोप से इंडिया का रूट जो था, सी रूट जो था वो ओपन किया, और जो कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव, काफ़ी जो है आकर्षित करने वाला साबित हुआ। उसके बाद बहुत सारी इंग्लिश, डच और फ्रेंच कंपनी जो थी, उन्होंने भी जो है इंडिया की यात्रा की, इंडियन मर्चेंट्स के साथ जो है ट्रेड करने के लिए। और पुर्तगीज जो थे वो अकेले नहीं थे नया सी रूट डेवलप करने में या खोजने में। 1492 में वास्को डी गामा ने की यात्रा से पहले ही क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटालियन था, वो जो है स्पेन के फ्लैग के साथ जो है वो अटलांटिक में जो है वो सेल किया, इस एजम्पशन के साथ कि अर्थ जो है वो राउंड है, और इसलिए जो है उसने डिसाइड किया कि वो जो है पश्चिम की तरफ अटलांटिक ओशन में जो है बढ़ता जाएगा और इंडिया का नया रूट ढूंढेगा। ओके, और उसके कैलकुलेशन जो थे यूरोप से एशिया के, वो गलत थे, और इसलिए वो जो है एक आइलैंड में रुका, जिसने कि उसके वेस्टवर्ड मूवमेंट को जो है ब्लॉक कर दिया। बाद में यही नया लैंड जो था, इसको नाम दिया गया द वेस्ट इंडीज। ओके, तो यू कैन response to the questions at the end of it, and now let's quickly recap this chapter। कि मेडिएवल टाइम में टाउन जो हुआ करते थे वो मार्केट सेंटर हुआ करते थे, जहाँ पर कि ठीक ठाक पॉपुलेशन रहती थी। लिटरेरी एविडेंस जो है वो इस बात का भी सबूत देते हैं कि ये अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि कैम्बे, कारा, दौलताबाग और मछलीपट्टनम। टाउन जो थे वो 3 टाइप के थे, एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट टाउन, पिलग्रिमेज टाउन एंड ट्रेडिंग या पोर्ट टाउन। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोग जो थे, जो पर्टिकुलरली ट्रेडर्स, वो जो है इन टाउन्स के आसपास सेटल होते गए और ट्रेड से फ़ायदा उठाया। 18th सेंचुरी में जो है नए ट्रेडर्स का ग्रुप जो है वो यूरोप से इंडिया आया। So well, that was about this chapter. That is all about this chapter. You guys can attempt the question answers at the end of it, and then in the next lesson maybe we will talk about social changes in the medieval period. Well, until then, have fun. Bye bye.